तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम है और ये कहानी तब की है जब मैं अपनी शुरुआती ड्राइविंग के दिनों में एक्सपीरियंस का काफ़ी भूखा था और ऐसी जगह पर मैं अपनी गाड़ी को रोक दिया करता था जहाँ पर एक ड्राइवर होने के नाते गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक इंसान के अंदर पूरे तरीके से अनुभव नहीं आ जाता तब तक उससे गलतियां होना लाजमी होता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो आइए जानते मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, एक डरावना किस्सा जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब मेरे पापा ने मुझे एक नई गाड़ी खरीद कर दी थी और गाड़ी लाने के करीब 1-1.5 महीने के बाद ही ट्रैवलिंग के लिए मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर बिहार के एक गांव में गया हुआ था। दरअसल उस गांव के बारे में कुछ अनोखी बातों को वर्णित किया गया था। लोगों का कहना था कि वहां पर एक डायन का मंदिर बना हुआ था और वो डायन का मंदिर इतना स्टाइल और उल्ट पुल्ट करके बनाया गया है कि उसके अंदर जाने के बाद इंसान एक पल के लिए अपना पूरा का पूरा इतिहास ही पूरी तरह से भूल सकता है। अब यही सब जानने के लिए मैं अपने दोस्त गौतम और अंकित के साथ वहां के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में अंकित को कोई काम हो गया, इसलिए उसे हमने बीच में उतार दिया और फिर वो वहां से सीधा वापस से अपने गांव आ गया। लेकिन हम दोनों काफी आराम से इस सफर का मजा ले रहे थे। अब पापा ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए पूरी छूट दे रखी थी, तो ऐसे में मैं भी आराम से एंजॉय करता रहता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन कुछ ऐसा होगा जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और मैं उन चीजों पर यकीन करूंगा जिनके ऊपर विश्वास करने वालों को हमारे खानदान में एक अंधविश्वासी की संज्ञा दी जाती है। खैर, गाड़ी अभी आगे बढ़ी रही थी कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर कोई जोर का झटका लगा हो, और ये झटका इतना जोर का था कि एक बार के लिए तो पूरी गाड़ी के पुर्जे पुर्जे पूरी तरह से हिल गए थे और यहाँ तक कि मेरी पीठ में भी दर्द हो गया था। जब मैंने अपने दोस्त गौतम की तरफ देखा तो वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसके बाद मैंने गाड़ी को साइड में लगाने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के नीचे वाली साइड में कोई चीज अटक गई है, जिसकी वजह से गाड़ी का आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया है। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर पर जोर से पांव रखा तो गाड़ी एकदम से उछल पड़ी और फिर थोड़ा आगे चली, और उसके आगे जाते ही गाड़ी के नीचे से किसी चीज के टूटने की आवाज आई, और यह आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां आसपास की चीजें गूंज उठी। फिर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो इस समय रात के 9 बज रहे थे और हम बिहार के एक हाईवे पर थे। उस हाईवे पर इक्की दुक्की गाड़ियां तो गुजर रही थी, लेकिन उन गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उन गाड़ियों को गुजरता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को किसी चीज का भय लगा हुआ है या फिर इन लोगों को काफी जल्दी है, इसलिए ये लोग इतनी स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं। खैर, इस वक्त इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारी गाड़ी के नीचे किसी चीज के टूटने और फूटने की आवाज आई थी, इसलिए मुझे इस चीज को देखना चाहिए। जैसे मैंने गाड़ी के नीचे की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि मुझे तो वहां पर ऐसी कोई भी चीज नजर ही नहीं आ रही थी, और ये सब देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैर के ऊपर किसी ने जोर से हथौड़ा मार दिया हो, क्योंकि जिस तरह से वो आवाज आई थी उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि गाड़ी के नीचे कुछ तो आया था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि गाड़ी के नीचे कुछ था ही नहीं तो फिर हम खुद शॉक हो गए। फिर उसके बाद मैंने गौतम को इधर उधर देखने को कहा, लेकिन वहां पर दूर दूर तक हमें ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी जो हमारी गाड़ी को रोक सके और वो इतनी जोर से टूट सके। यहाँ तक कि हमने गाड़ी के नीचे के पूरे हिस्से को भी चेक कर लिया था। गाड़ी के नीचे भी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा तो दिमाग ही खिसक गया था, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तभी उसके बाद जब मैंने गौतम को गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकालने को कहा तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गई और आराम से वो चलने भी लगी। दोस्तों, ये सब देखकर मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और उसके बाद डरते और कांपते हुए शरीर के साथ मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, और वो कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी में पहली बार घटित हो रहा है। बाद में मैंने इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इन चीजों से मेरे दिमाग के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था और मैं नहीं चाहता था
कि इस जगह पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जो हमारे सफ़र में हमारे लिए बाधा बनकर खड़ा हो जाए। इसलिए मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलना ठीक समझा और फिर उसके बाद मैंने गौतम को कहा और वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस बार गौतम गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और बाहर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा को मैं एंजॉय कर रहा था। लेकिन इसी बीच मुझे अपनी गाड़ी के नीचे से फिर से वही आवाज़ आने लगी और इस बार हम उस गांव के बेहद ही करीब थे जिसे डायनों का गढ़ कहा जाता था और वहां पर भूतों के होने का दावा किया जाता था। ऐसे में हमारी गाड़ी उस गांव के पास पहुंची तो अचानक से गाड़ी के अंदर खराबी होना शुरू हो गई थी। पहले गाड़ी के नीचे से वो आवाज़ आना और इस बार तो वो आवाज़ और भी भयानक अंदाज में आ रही थी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे कान सुन्न हो गए थे और मुझे अपने कानों में दर्द होने लगा। और उसके बाद मैंने गौतम को गाड़ी रोकने का इशारा किया और इशारा पाते ही गौतम ने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी को रोकते मैं सीधा नीचे उतरा और अपनी गाड़ी से नीचे हो रही मिस्टेक की जांच करने लगा। लेकिन मुझे वहां पर ऐसी कोई भी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही थी जिससे ये साबित हो जाए कि गाड़ी के नीचे कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए खतरनाक साबित हो जाए, या फिर यूं कहें कि हमारी गाड़ी हमारे लिए और भी खतरनाक ना हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा था। गाड़ी के नीचे से आवाज़ तो आ रही थी लेकिन मुझे उस चीज़ का स्रोत नज़र नहीं आ रहा था जो इस तरह से आवाज़ निकल रही थी। और उसके बाद मैंने गौतम से कहा, भाई मुझे लगता है गाड़ी में कुछ बड़ी मिस्टेक है और हमें इसकी जांच करनी चाहिए, चल नीचे उतर कर जा। फिर उसके बाद गौतम भी नीचे उतरा और हम दोनों उसके अंदर देखने लगे। लेकिन बोनट के अंदर हमें कोई भी खराबी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये भारी और भयानक सी जो आवाज़ निकल रही थी ये आवाज़ किसी जानवर की थी जो या तो हमारी गाड़ी के पीछे था या फिर किसी और चीज़ की, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जो इस तरह से आवाज़ निकाल सके। और उसके बाद मैंने गौतम से कहा, भाई वो गाँव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में हम दोनों पैदल यहाँ से निकल सकते हैं। मेरी बात सुनने के बाद गौतम ने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद मैं और गौतम गाड़ी को पूरी तरीके से लॉक करके तुरंत ही उस जगह से निकल पड़े, क्योंकि वो जगह हमें थोड़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन इस बात से हम रूबरू नहीं थे कि हमने अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा था, पूरी फिल्म देखनी अभी बाकी थी। फिर जैसे जैसे हमारे कदम डायनों के गढ़ के गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। वहां पर एक गहरा और भयानक सा अंधेरा पसरा हुआ था और उस अंधेरे के अंदर सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इतने में ही गौतम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाई तुम्हारे पीछे देखो कौन है। और ये सुनते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने पीछे की तरफ 4 आदमी नजर आ रहे थे जिन्होंने अपने कंधे पर किसी की लाश को रखा हुआ था और वो उसे जलाने के लिए लेकर जा रहे थे। ये सब देखते मेरे पूरे बदन में एक सनसनी मच गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी किसी का दाग रात में नहीं देता, फिर ये लोग इस आदमी को जलाने के लिए रात में क्यों ले जा रहे थे। यही सोचते हुए मैं अपना सर खुजाने लगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त गौतम ने कहा, भाई मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ पर रात को नहीं आना चाहिए था, हमें तो यहाँ पर कोई कमरा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि इस गांव के अंदर कोई रहता ही नहीं है। उसकी बात में मुझे दम तो लग रहा था, लेकिन मैं ये बात भी भली भांति जानता था कि इस गांव के अंदर कोई तो रहता ही है और अगर हम उसके पास किसी तरह पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी सहायता हो जाएगी। और ऐसे में मैं अब उस गांव के अलावा किसी दूसरे रास्ते में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इसके बदले में हमें कोई खतरा उठाना पड़ सकता था। इससे पहले कि मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा पाता कि अचानक से सामने की जमीन एकदम से फटने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस जमीन के अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला है। मेरी और गौतम की नज़र बीच सड़क पर ही टिक गई, क्योंकि उस सड़क के बीच में अब दरार पड़ गई थी और अचानक ही उसके अंदर से किसी बोरी में लिपटे हुए आदमी बाहर निकलने लगे थे। ये आदमी किसी मम्मी की तरह लग रहे थे। कहने को तो पुराने ज़माने में जिन लोगों को पुतले में कैद किया जाता था उनको मम्मी कहा जाता था, लेकिन उनकी हालत को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये किसी मम्मी से कम नहीं थी और उनके अंदर से किसी सड़े मांस की तरह बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी बदबू मात्र से हमारे तन बदन में आग लग जाएगी और हम दोनों की हालत इस कदर खराब हो गई थी कि जैसे जैसे वो हमारे करीब आ रहे थे तो वैसे वैसे हमारे शरीर में
काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने गौतम को आंखों ही आंखों में वहाँ से भागने का इशारा किया और हम दोनों वहाँ से तुरंत ही भागना शुरू कर दिए। और अब हम दोनों तब तक नहीं रुकना चाहते थे जब तक कि हम उन भयानक दिखने वाले लोगों से दूर ना चले जाएं। कुछ देर तक भागने के बाद मेरी सांसें उखड़ने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि अब मैं ज़्यादा देर तक और नहीं भाग पाऊंगा। और उसके बाद मैं सड़क के किनारे पर बैठ गया और मेरे बगल में गौतम भी बैठ गया था। तभी हमने देखा कि पीछे की तरफ हमें अब कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वहां से थोड़ी दूर आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी। तभी हमने सोचा कि गाड़ी जैसी भी हो हम उसके अंदर बैठकर चारों तरफ से उसे लॉक कर लेंगे और किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर भगवान की पूजा की जाती है। तो ऐसे में गाड़ी के अंदर किसी भूत पिशाच का नामुमकिन है। ऐसे में हम दोनों किसी भी तरह हमारी गाड़ी के अंदर जाना चाहते थे। हमारी गाड़ी भी यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन एक तो हमारे पैरों में दर्द होने लगा था और ऊपर से हमें ऐसा लगने लगा था जैसे कि आज हमारी आखिरी रात होगी। फिर किसी तरह हम भागते भागते गाड़ी के करीब पहुंच गए, लेकिन गाड़ी अभी भी थोड़ी दूरी पर थी और इससे पहले कि हम गाड़ी के एकदम पास पहुंच पाते कि हमारे पांव लड़खड़ाने लगे और अब हमसे भागा नहीं जा रहा था। इस वजह से मैं एकदम से नीचे बैठ गया। तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ से वो भयानक से दिखने वाले आदमी अभी भी तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे। जैसे ही मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि अब उनका जबड़ा भी खुलने लगा था और ऐसा लग रहा था कि वो सभी हम दोनों को जिंदा चबा सकते हैं। और ये नज़ारा देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए और डर की वजह से हमारा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। लेकिन एक अच्छी बात तो ये थी कि हमारी गाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। और फिर उसके बाद मैंने गौतम का हाथ पकड़ा और उसने मुझे किसी तरह खींचते हुए गाड़ी के अंदर बैठा दिया। गाड़ी के अंदर जाते ही मुझे एक चैन की सांस मिली। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमारे साथ कोई भी अनहोनी नहीं होने वाली। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तेज तेज सांसें ले रहा था और इसी बीच गौतम ने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया। अब किसी भी तरह से ना तो कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही हमें दूर दूर तक कोई नज़र आ रहा था। और इसी बीच हम दोनों गाड़ी के अंदर लेट गए। हमें डर तो लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें भगवान पर भी पूरा भरोसा था कि हम जिंदा बच जाएंगे। तभी गाड़ी के शीशे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनते ही मैं समझ गया कि ये गाड़ी के शीशे को किसने खटखटाया होगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल गए थे और मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर जैसे मैंने गाड़ी के शीशे के पास झांकते हुए देखा तो एक भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने उमड़ने लगा और उसे देखते मानो मेरी हवा टाइट हो गई। लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर सीट से चिपक कर बैठ गया। दोस्तों, वो पूरी रात हमारे लिए दहशत की रात बनी रही। मुझे नींद भी नहीं आई और साथ ही दिमाग में अजीब से ख्याल चलते रहे। लेकिन उस दिन मैं किसी तरह जिंदा बच गया और मैंने जो खौफनाक नज़ारे देखे थे वो हमारी ज़िंदगी में आज भी किसी तस्वीर की तरह छपे हुए हैं, जिसको याद करने के बाद हम बुरी तरह से कांप उठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।